नमस्कार, SMZ फैमिली में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स के साथ करवाने वाली हूँ जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना काफ़ी नाम बनाया है। तो मिलते हैं सरदार सोनी जी से। वेलकम सर। थैंक यू। SMZ की पूरी टीम को नमस्ते और आप सबका शुक्रिया, आपकी वजह से मैं अपने दर्शकों के रूबरू हुआ हूँ। स्टार्टिंग करने से पहले आपका एक गज़ल हो जाए। जी, मैंने अभी हाल ही में हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो उसका मैं थोड़ा आपको सुनाता हूँ। तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी, तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी, चाहना तुमको है ऐसे जैसे खुदा की बंदगी, तुम मिले तो यूं लगा जैसे मिली है जिंदगी। क्या बात है सर। तो अब बात करते हैं आपके सफ़र की। कब आपको ऐसा लगा कि आप संगीत के लिए बने हैं? ऐसा कि जैसे आज इंटरनेट का युग है, तो जब हम छोटे थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई साधन थे हमारे पास, जैसे आजकल यूट्यूब है, फेसबुक है, ऐसे है ना। तो हम रेडियो चलते थे तब, तो रेडियो से सुनते थे। हर मतलब पंजाब में ऐसा होता कि हर शनिवार एक प्रोग्राम होता है बच्चों का, बाल सभा बोलते हैं उसको। उसमें कोई अपना सॉन्ग सुनाता है, बच्चे थे जब, तो कोई स्किट, कोई चुटकुला, कुछ भी। तो मैं शुरू से मतलब एक अपने आप से एक रुझान था मेरा कि मैं गीत ही सुनाता था। तो रेडियो से सुन लेना या दूरदर्शन, तब तो ज़्यादा दूरदर्शन था, टीवी से सुन लेना, तो जैसे सुनना वैसे वहाँ पे सुना देना। तो धीरे धीरे फिर ऐसा हुआ कि बड़े होते चले गए। तब ऐसा भी नहीं था कि हमको मालूम था कि संगीत सीखना भी होता है। एक मतलब गाना है और वो गा रहा है तो मुझे भी गाना है, ऐसा होता था। तो फिर धीरे धीरे जब हम मतलब ऐसे स्कूल में बड़े होते गए तो दिमाग में ऐसे आया कि ये संगीत मतलब एक बहुत बारीक कला है, इसको सीखना भी चाहिए। तो फिर मैंने मैट्रिक के बाद मैंने काफ़ी देर बाद सीखना शुरू किया था। बाबा जोरा सिंह जी हैं हमारे मोगा में, पंजाब में। तो बाबा जोरा सिंह जी से और उस्ताद नरेंद्रपाल जी हैं, नरेंद्रपाल सिंह जी, उनसे मैंने बाकायदा तालीम लेनी शुरू की। मैंने लगभग 5 साल उनसे सीखा। तो एक संगीत विशारद कम मतलब एक अपना प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से संगीत विशारद कंप्लीट किया मैंने। तो ऐसे फिर शुरू में कोई ऐसा स्टेज का कोई वो नहीं था दिल में, तो अपने शौकिया तौर पे ये सब करते गए, साथ में अपने काम वगैरह करते गए। तो ऐसे धीरे धीरे सीख गए, तो अब तक चल रहा है। तो आप अभी बच्चों को सिखाते भी हैं? जी जी हाँ, मेरे पास आते हैं बच्चे। जब मैंने खुद सीखना शुरू किया, सिखाने का ऐसा होता है ना, जैसे अब लॉकडाउन था तो कुछ लोग बोलते हैं ये लॉकडाउन में मतलब बहुत बुरा है, कहीं जा नहीं सकते, ये वो। तो मैंने इसका बहुत फ़ायदा लिया। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं, मतलब 10 से 15 16 स्टूडेंट मेरे हैं, वो 2 3 करके मैं हर रोज़ बुला लेता था। तो मैंने खुद अपना रियाज़ भी इन दिनों में, क्योंकि फ्री थे बिल्कुल, तो वो मैंने खूब किया। मैंने लॉकडाउन को मतलब एक तरह से एंजॉय किया है कि अच्छी बात है। थोड़ा सा मतलब काम का बोझ नहीं था, पता था कि अभी कहीं नहीं जाना है, कि 20 दिन का हो गया, 21 दिन का हो गया, तो हाँ, तो हारमोनियम लेके या तानपुरा लेके अपना सरगम सारेगामा पाधानीसा करते हैं। तो साथ में एक बच्चे को ले लेते थे, कभी किसी को बुला लेना। तो ऐसे बच्चों की भी खूब ट्रेनिंग हो गई इसके हिसाब से। तो आप शिक्षा देने के साथ साथ संगीत के, इसके बाद में आपने एक गाना लिखा, अधूरा ख्वाब। तो उसकी 2 लाइनें हो जाएं, और कहाँ से इंस्पायर हुए आप लिखने के लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया सॉन्ग है। ये एक्चुअली ये गाना मैंने गाया है, लिखा है ये लुधियाना से हमारे शायर हैं रिक्की शेरपुरी जी। मैं सुनाने से पहले आपको उसकी एक जो वो गाना कैसे बना, कैसे हमारा मतलब मैं प्रोफेशनली ऐसे मतलब लोगों के सामने आया। मैंने जब सीखा तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं ऐसे कोई मतलब ये जो व्यूज़ की एक वार चल रही है आज, है ना, कि उसमें मैं भी, हाँ, तो क्योंकि व्यूज़ की वार या कुछ भी नहीं है ये, अब तो ये भी पता चलने लगा कि कुछ व्यूज़ भी ऐसे बन जाते हैं, बनाए जा सकते हैं।
तो मेरा उसमें ना तो मुझे उसकी नॉलेज थी, सीधी सी बात है। तो मैं तो बस अपने लिए गाता था, अपने लिए सीखा भी तो मैंने अपने शौक़ के लिए, मुझे उसमें आनंद आता था। तो मैं आपको ये थोड़ा लंबी स्टोरी है, मैं रिक्की जी से लुधियाना में मिला जाके, किसी काम से हम इकट्ठे हुए। तो वो बहुत उम्दा शायर हैं और उनके साथ मुलाकात हुई। ऐसे बैठे बैठे मैं कुछ गाने लगा। तो आप शिक्षक होकर संगीत की शिक्षा आप देते थे, इसके बाद आप लोगों के सामने आने लगे अपने गाने से, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये जो लास्ट में अभी रिसेंटली आया अधूरा ख्वाब सॉन्ग आया, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं शौकिया तौर पे गाता था, अब भी सोचे तो शौकिया तौर पे ही गाता हूँ, सही मानूँ मैं तो ये तो एक कुदरत का कई बार कर्म हो जाता है कि हमें लोग पहचानने लगते हैं ना। तो मैं लुधियाना के शायर हैं एक रिक्की शेरपुरी जी, उनके पास गया, किसी काम से हम मिले, जब ऊपर वाले ने मिलाना था, एक अच्छा प्रोजेक्ट बनना था, गाना बनना था। तो मैं उनके पास गया तो वो ऐसे ही उन्होंने बोला कि कुछ सुनाओ, मैंने सुनाया, वो अपनी शायरी सुनाने लगे। तो उन्होंने बोला कि हम दोनों इकट्ठे कुछ महफ़िलों में हम मतलब प्रोग्राम करते हैं, तो हम इकट्ठे प्रोग्राम करेंगे। फिर हमने मतलब थोड़ा सा हिचकिचाने के बाद हमने शुरू कर दिया, चलो। तो मैं जाने लगा। हमने ऑल ओवर इंडिया, बॉम्बे, नागपुर, दिल्ली, मद्रास, बहुत बहुत प्रोग्राम किया हमने इकट्ठे, और इतना लोगों ने इतना प्यार दिया। तो एक नागपुर में स्पेशल आपको मैं बताता हूँ कि नागपुर में एक महफिल थी हमारी, तो उन्होंने हम 6 लोगों को हमको मतलब उन्होंने बुलाया। वहाँ पे प्रोग्राम इतना मतलब सक्सेसफुल रहा उसमें। तो उन्होंने बोला कि आप यूट्यूब पे ऐसे आपका कोई सॉन्ग है या, तो हमने बोला कि हम तो बस ऐसे शौकिया तौर पे करते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने, अब कई लोग ये भी पूछ लेते हैं कि आप सरदार हो, पंजाबी हो, और आपने हिंदी गाना ही क्यों किया। ये मैंने आपका क्वेश्चन मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो उसका भी यही कारण था कि वो जो सारे मतलब पैसा लगाने वाली टीम बोल सकते हैं हम, या मतलब जिन लोगों ने ये पूरे का पूरा सॉन्ग बनाया, वो सारे नागपुर के थे। अच्छा। तो ऐसे प्रोग्राम बनता गया। तो नागपुर में बैठे, और हमारे जो रिक्की जी के दिमाग में 2 ऐसे बैठे बैठे तो अधूरा ख्वाब 2 एक वर्ड बन गए। एक जब वही बात है कि जब ऊपर वाले ने कुछ अच्छा करना होता है तो वो खुद ब खुद अपनी रहमत देता है ना। तो अधूरा ख्वाब, अधूरा सा एक ख्वाब, ऐसे करते करते तो एक लाइन बन गई, और कुछ पलों में ही, कुछ मिनटों में वो गाना बन गया। मतलब शब्द को, हाँ, एक तो उसको बनाया पूरी टीम ने बैठकर, वो इतना अच्छा बना। अधूरा सा एक ख्वाब हमने बुना है, जो मेरा नहीं है उसी को चुना है। और फिर वहीं पे बैठे बैठे हमने थोड़ा टाइम लगाया, तो उसको एक नोटेशन तैयार की। वहाँ पे एक तबले वाले हमारे साथ थे, दोस्त हमारे जो हमारी टीम का हिस्सा ही हैं। तो उन्होंने मतलब पूरा इतनी जल्दी मतलब वो सारा कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम बहुत सदियों से या सालों से सोच रहे हैं कि हमें यार गाना करना है, कहीं से पैसा आ जाए, तो ऐसे कुछ भी नहीं। सब पैसा, गाना और उसके जो वर्ड्स और उसका म्यूज़िक सब एकदम से इतनी जल्दी हुआ कि हम खुद भी नहीं पता। फिर हमने कुछ देर उसकी प्रैक्टिस की, और फिर हमारे दोस्त हैं सोनी जी, यहीं पे लुधियाना में है, उन्होंने उसका इतना अच्छा म्यूज़िक दिया, और एक बढ़िया सी मतलब संगीत का एक। तो हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपसे रूबरू होके। हाँ जी ज़रूर। वो मैं 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। अधूरा सा एक ख्वाब मैंने बुना है, जो मेरा नहीं है, जो मेरा नहीं है उसी को चुना है। अधूरा सा एक ख्वाब मैंने बुना है। क्या बात है सर। खैर, इसमें जो जज्बात हैं वो आपने डाले हैं, तो आपका भी कोई ऐसा ख्वाब रह गया हो अधूरा? नहीं, हम तो मतलब भगवान को मानने वाले लोग हैं। ऐसा कोई भी ख्वाब जो आपका हो, आपके लिए अच्छा हो, वो छोड़ता नहीं है। हम तो उस पर यकीन करते हैं, हमारे लिए वो कभी भी बुरा नहीं करते हैं। अगर हम किसी के लिए बुरा ना सोचे ना करें तो, क्योंकि हम तो रिक्की जी का भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा मतलब हम एक ही तरह के 2 लोग हैं। मतलब जो भी होता है, कई बार तो ऐसा होता कि यार यही तो बात मैं कहने वाला था, है ना। तो ये सारा को इतना मतलब खुदा का, अल्लाह का, रब का, है ना, परमात्मा का इतना शुक्र है कि
ना चाहते हुए जो हम चाहते नहीं हैं वो भी हमें दे रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा ख्वाब रह गया। हाँ, एक ख्वाब है कि कहीं मतलब लोगं के दिलों में रहा जाए अच्छे बन के, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता नहीं सर, ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत हो रही है। है। जी थैंक यू सर। तो कोई ऐसी शख्स, कोई ऐसी पर्सनैलिटी, कोई ऐसे सिंगर जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं? जी, मैंने शुरू से गज़लों की तरफ मेरा रुझान रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने सुना है गज़लों को। तो आज अच्छी बात है कि आज उनकी बरसी भी है, जगजीत सिंह जी। मैं वो गज़लों के बादशाह जिन्होंने, मैं दो लोगों को बहुत मानता हूँ गज़लों के लिए, इसलिए जगजीत सिंह जी का मैं नाम लेता हूँ कि गज़ल ना एक उस्ताद लोगों की एक मतलब मलकियत समझी जाती थी। जैसे गज़ल को सुनना भी कोई बहुत आसान काम नहीं है, क्योंकि उसमें एक बहुत डीपली म्यूज़िक को, हाँ, और उनके वर्ड भी मतलब शब्द भी ऐसे होते हैं जिनको सुनने के लिए दिल और दिमाग दोनों बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो जगजीत सिंह जी का और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये दोनों का मैं हद से ज़्यादा फ़ैन हूँ, इसलिए कि जगजीत सिंह जी ने ये जानकारों की जेब से निकाल कर जो गज़ल है वो घर घर में पहुँचाई, नंबर एक। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की, तो उन्होंने गज़ल को मज़ारों से उठाकर, कव्वाली को, कव्वाली मज़ारों पे ज़्यादा गाई जाती थी। मतलब जो बड़े बड़े सूफ़ी पीर फ़कीर हुआ करते थे, उनके जो याद में मेले लगते थे, कव्वाली शायद कहीं ना कहीं वहाँ तक की सीमित थी। तो वो उस कव्वाली को घर घर पहुँचाने वाले हैं मतलब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। तो जगजीत सिंह जी की आज बरसी है, तो मैं तो उनको बहुत सुना है, मैंने उनको बहुत ज़्यादा मतलब गाया भी है स्टेजों पर। जी, खैर ऐसा कहा जाता है कि वो चले गए उनकी बरसी, बट आप लोग उन्हें ज़िंदा रखते हैं अपने शब्दों में, तो वो एक शब्द उनके हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको सुनाता हूँ। ये बहुत मतलब अपने ज़माने की एक मशहूर गज़ल है। हाँ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है सर, क्या बात है। खैर इससे हमने एक उनको श्रद्धांजलि दी है। जी बिल्कुल। जी, तो जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहें, संदेश ऐसा है कि आजकल एक चलन सा चल पड़ा है कि हम जो आजकल म्यूज़िक चल रहा है ना, उसके खिलाफ काफ़ी बोल रहे हैं। जो लोग जानकार हैं, संगीत को बहुत ज़्यादा जानते हैं, या जो क्लासिकल जानते हैं, जिन्होंने सीखा है, तो मैं एक बात आपको सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। जिन लोगों को जिस म्यूज़िक को हम थोड़ा उसकी क्या बात बोलते हैं कि पसंद नहीं कर रहे हैं, जहाँ जिसके बारे में हम बोल रहे हैं कि ये म्यूज़िक अच्छा नहीं है, म्यूज़िक हर जगह अच्छा होता है। अभी जो लोग जिसको हम कहते हैं नहीं अच्छा गा रहे, उन लोगों ने भी लोगों के दिलों में जगह बनाई हुई है, ठीक है। तो मेहनत के बिना एक फ़ैन फॉलोइंग खड़ी करना कोई बहुत मतलब आसान सी बात नहीं होती है। म्यूज़िक बनाने के पीछे कैसा भी म्यूज़िक है, हर तरह का म्यूज़िक, हाँ ये मतलब उसको जो मतलब जैसे हम मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में आपको अच्छा बुरा या मीडियम कुछ भी हर तरह का सामान मिलता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा ख़रीदना है। ऐसे ही म्यूज़िक में भी आपकी चॉइस है, आप जैसा सुनते हो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी संगीत बुरा नहीं होता है, सिर्फ इतना है कि पहले संगीत दिल से बनता था, अब दिमाग से बनता है। अब संगीत बनाने से पहले ये भी सोचा जाता है कि इस गाने से इनकम कितनी होगी, पैसा, हाँ। तो दोनों मतलब तरफ देखना पड़ता है, दोनों ऐसे कमर्शियल भी होना पड़ेगा अगर कोई, क्योंकि अगर एक संगीतकार है वो कमर्शियल नहीं है तो भूखा भी मर सकता है। संगीत घर में बैठकर वो गाता रहेगा तो उसका भी नहीं है। तो कोई ऐसी बात नहीं, हाँ अच्छा सुनिए, ये सबसे विनती है, अच्छा सुनिए, कुछ भी बुरा नहीं है ज़माने में, सब अच्छा है। जी सर, ये आपने वाकई बहुत एक अच्छी बात कही है कि आपके सामने बहुत सारी चॉइस होती हैं। हाँ जी, हाँ। डिसाइड करना ये आपके है। ये जरूरी नहीं है कि अरे यार वो बुरा है छोड़ो, अरे नहीं, वो अपनी जगह पड़ा रहने दो, उसका कदरदान वहाँ पे आ जाएगा। आपको कौन सा अच्छा लगता है आप उठा लो। जी जी,
शुक्रिया सर हमारे साथ बात थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी। तो अभी आप लोगों की बहुत सारी पसंद होगी, आप बताइए कि आपकी पसंद क्या, और सर की गज़ल जो सर के गाने हैं, हाँ सुनना ना भूलिएगा सर का अधूरा ख्वाब, और साथ में हमारे कमेंट बॉक्स पे शेयर करते रहिए अपने विचार। मैं पूनम भार्गव, कैमरामैन गुरप्रीत के साथ।